भारत के गवर्नर जनरल, आप कहेंगे ये कहाँ से आ गया? अभी तो बंगाल और मैसूर चल रहा था। बिल्कुल, बंगाल और मैसूर पर ब्रिटिश विजय पूर्ण हो गई है। इसके बाद जो अन्य राज्य बचते हैं वो जिस गवर्नर जनरल के काल में ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किए जाएंगे उस काल में हम उसे पढ़ लेंगे, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं कि सहायक संधि के माध्यम से लॉर्ड वेलेस्ली ने बहुत से भारतीय राज्यों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया। इसी तरह से आप ये भी जानते हैं कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में मराठा राज्य का विलय हुआ। आप ये भी जानते हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने सहायक विलय की नीति के माध्यम से या हड़प नीति के माध्यम से बहुत से भारतीय राज्यों को मिला लिया। तो जैसे जैसे गवर्नर जनरलों का कार्यकाल आगे बढ़ता जाएगा, शेष भारतीय राज्य जो बचे हुए हैं उन पर हम ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार होते हुए देखेंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं। आइए से स्टार्ट करते हैं। तो एक बार हम 1757 से 1857 तक सभी गवर्नर जनरलों के बारे में जब पढ़ चुके रहेंगे तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य तो अपने आप समाप्त हो जाएगा, साथ ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बातें इस काल में शामिल हो जाएंगी, है ना। सभी महत्वपूर्ण बातें, अधिकांश 1757 से लेके 1857 तक की सभी महत्वपूर्ण बातें शामिल हो जाएंगी। न केवल विजय पढ़ लेंगे इस दौरान, बल्कि इन 100 वर्षों में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनका सार और निचोड़ इसमें शामिल कर लिया जाएगा। साथ ही 100 वर्षों के इतिहास में ब्रिटिश शासन 1757 से 1857 के 100 वर्षों के इतिहास में जो अंग्रेजों की अन्य गतिविधियां रही, जैसे भारत में शिक्षा के विकास में उनकी गतिविधियां, है ना, भारत में प्रशासनिक उनके जो बदलाव किए गए, है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश शासन का जो प्रभाव पड़ा, है ना, उनके द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार जो किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप असंतोष उपजा और 1857 में विद्रोह हुआ। तो और भी चैप्टर इस तरह के अलग से होंगे, मैं ये कहना चाहता हूँ। फिलहाल हम आइए गवर्नर जनरलों के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं। ध्यान रखिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण चैप्टर चलेगा, केवल एक वीडियो नहीं है, इसके बाद 3-4 वीडियो और आएंगे। गवर्नर जनरलों के बारे में पढ़ने का मतलब कि 1757 से 1857 तक का इतिहास एकदम स्पष्ट हो जाएगा आपको। ले चलते हैं। लॉर्ड क्लाइव, प्लासी का जब युद्ध हो रहा था 1757 में, तो उस समय लॉर्ड क्लाइव बंगाल का गवर्नर नहीं था। उस समय गवर्नर पद था ही नहीं। 1757 जब मीर जाफर से प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी के समय 1757 में बंगाल का अंग्रेज प्रमुख पद था एक, है ना, अंग्रेज प्रमुख, बंगाल का अंग्रेज प्रमुख उस समय ड्रेक था। इतना ही जानिए, प्लासी के समय बंगाल का अंग्रेज प्रमुख ड्रेक। चूंकि प्लासी के युद्ध में क्लाइव को कहां से भेजा गया था? मद्रास से भेजा गया था, है ना, मद्रास प्रेसिडेंसी द्वारा उसे मदद करने के लिए भेजा गया था। तो प्लासी के युद्ध में क्लाइव ने विशेष बुद्धिमत्ता का परिचय दिया था। इससे कंपनी खुश हुई। लंदन में जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स थे कंपनी के, जो कंपनी को संचालित करते थे, वो खुश हुए और उन्होंने क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर बनाकर भेजा। तो प्लासी के बाद पहला गवर्नर बनाया गया बंगाल का, है ना। तो ये 1757 से 1760 तक बंगाल का गवर्नर रहा। इसके बाद क्लाइव चला गया स्वदेश, यानी इंग्लैंड चला गया। क्लाइव फिर 1765 में गवर्नर बन के फिर आया और 1767 तक रहा, यानी 4 वर्ष तक यहाँ और 3 वर्ष तक यहाँ। तो बक्सर विजय के बाद क्लाइव को 1764, बक्सर विजय कब हुआ था? 1764 में। बक्सर विजय के बाद क्लाइव को पुनः बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। 1 मिनट, ठीक है। 1764 बक्सर विजय हुआ था, उसके बाद 1765 में पुनः गवर्नर बना दिया गया। 1764 में बक्सर के युद्ध में 3 लोग हारे थे अंग्रेजों से। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। आप पढ़ चुके हैं कि 3 लोग हारे थे, कौन कौन से थे? एक पूर्व नवाब, बंगाल का पूर्व नवाब मीर कासिम। बक्सर के युद्ध में कौन था नवाब? मीर जाफर था, आप ये भी पढ़ चुके हैं। तो बंगाल का पूर्व नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। तो 65 में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की संधि की क्लाइव ने। बक्सर के युद्ध में ये भी हारा था, इसलिए 65 में शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की संधि की क्लाइव ने, ठीक है। और इस संधि के माध्यम से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की। ये अंग्रेजों की एक बड़ी उपलब्धि थी, है ना। तो मुगल सम्राट से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली और बंगाल पर मीर जाफर की मृत्यु के बाद उसका एक छोटा सा बेटा था, है ना, उसको बंगाल का नवाब बना दिया गया मुखौटे के रूप में। और उससे अंग्रेजों ने फौजदारी भी, है ना, फौजदारी भी छीन ली और दीवानी
मुगल बादशाह से ले ली बंगाल की। इस तरह से उन्होंने सारी शक्तियां अपने हाथ में केंद्रित कर ली बंगाल की, और शासन का मुखौटा कौन था? भारतीय थे। इसे ही द्वैत शासन कहते हैं, जिसके बारे में पहले चौथे अध्याय में बता चुका हूं। आधुनिक भारत के इतिहास में चौथे अध्याय देख सकते हैं। तो 65 में बंगाल में द्वैत शासन लागू किया। किसने किया? लॉर्ड क्लाइव ने किया। द्वैत शासन 1772 तक चला, 1765 से 1772 तक, है ना। वारेन हेस्टिंग जब गवर्नर बन के आया बंगाल का, तो उसने द्वैत शासन को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट, लॉर्ड क्लाइव के समय में ही प्लासी का युद्ध हुआ था, और प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों को जीत मिली थी। इसलिए ब्रिटिश संसद का एक सदस्य था बर्क ने क्लाइव को बड़ी बड़ी नींवें रखने वाले की संज्ञा दी थी। क्लाइव जब इंग्लैंड लौटा था भारत से, तो उसने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, ये तथ्य भी महत्वपूर्ण है। क्लाइव इंग्लैंड जब वापस गया तो उसने आत्महत्या कर ली थी। वेल्सेटार्ट बक्सर के युद्ध के समय गवर्नर यही था बंगाल का। क्लाइव 57 से 60, फिर 65 में आया, है ना, जबकि बक्सर के युद्ध 64 में हुआ था। तो उस समय गवर्नर कौन था? वेल्सेटार्ट था। ये याद रखने वाली बात है, महत्वपूर्ण है। वारेन हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। वारेन हेस्टिंग्स 1772 में बंगाल का गवर्नर बन के आया। ठीक, 1772 में बंगाल का गवर्नर बन के आया और 1774 तक बंगाल का गवर्नर रहा। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का अंतिम गवर्नर था, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 1772 में द्वैत शासन को समाप्त किया। ठीक है, 1773 में, जो जैसे बोल रहा हूं लिखते जाइए, 1773 में ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। 1773 में ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया, जिसका उद्देश्य कंपनी पर ब्रिटिश संसद के नियंत्रण को बढ़ाना था, है ना। साथ ही भारत में तीनों प्रेसिडेंसियां अलग अलग काम करती थी। मद्रास अंग्रेजों की कंपनी की 3 प्रेसिडेंसी थी, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। ये तीनों प्रेसिडेंसियां अलग अलग काम करती थी, आपस में इनमें सहयोग और समन्वय की भावना नहीं थी। ये तीनों अलग अलग काम करते थे, समन्वय नहीं था तीनों प्रेसिडेंसियों में। और ये सीधे उत्तरदायी किसके प्रति थे? इंग्लैंड में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के प्रति, कंपनी का जो बोर्ड निदेशक मंडल था, निदेशक मंडल के प्रति उत्तरदायी थे। यानी भारत में किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, आपस में उत्तरदायी नहीं थे। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट का मकसद बताया कि कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण बढ़ाना, और साथ ही भारत में तीनों प्रेसिडेंसियों में समन्वय स्थापित करना। ठीक है, इसलिए तीनों प्रेसिडेंसियों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, पारित तो हुआ था 73 में, लेकिन 74 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाकर वारेन हेस्टिंग्स को भेजा गया। 74 में, यानी दूसरी बार 74 में आया। तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया। ये ध्यान दीजिएगा, गवर्नर जनरल, है ना। इसे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी कहा जाता है। किस लिए भेजा गया था? तीनों प्रेसिडेंसियों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। वारेन हेस्टिंग्स को जब भेजा गया तो इसे गवर्नर जनरल का पद दिया गया और तीनों प्रेसिडेंसियों पर इसकी सर्वोच्चता स्थापित कर दी गई। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य कंपनी पर ब्रिटिश संसद के नियंत्रण को बढ़ाना था। तीनों प्रेसिडेंसियों में समन्वय स्थापित करने के लिए बंगाल प्रेसिडेंसी को सर्वोच्चता दी गई और शेष 2 प्रेसिडेंसियों अर्थात मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। ठीक है, अधीन कर दिया गया। नेक्स्ट, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ये हमेशा पूछता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? 1773 में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, पहली बार, है ना। इस सुप्रीम कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे था। एम्पे भी कहते हैं इसे, एलिजा एम्पे। 3 अन्य न्यायाधीश थे, चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइट। इसीलिए वारेन हेस्टिंग्स को भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इसी के समय में हुई। वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। ये डेट याद रखिएगा, कलकत्ता मदरसा 1781 में। ठीक है, कलकत्ता मदरसा में अरबी और फारसी भाषाओं की शिक्षा दी जाती थी, मूल रूप से मुस्लिम भाषाओं की शिक्षा दी जाती थी, अरबी और फारसी। 1784 में विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। 1784 विलियम जोन्स कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना का उद्देश्य क्या था? भारतीय संस्कृति को समझना,
वास्तव में इसका उद्देश्य साम्राज्यवादी ही था, क्योंकि जब तक हम भारत को समझेंगे नहीं यहाँ की संस्कृति को, तब तक इस पर राज करना मुश्किल है ना। तो भारतीय संस्कृति को समझने के लिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के माध्यम से भारतीय संस्कृति को समझने के लिए कई संस्कृत ग्रंथों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया। कई संस्कृत ग्रंथों का एशियाटिक सोसाइटी ने अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। इस सोसाइटी के द्वारा अनुदित पहली भारतीय पुस्तक भगवत गीता थी। भगवत गीता का अनुवाद विल्किंस द्वारा किया गया था, हमेशा पूछता है। और दूसरी अनुदित पुस्तक कौन थी एशियाटिक सोसाइटी द्वारा? हितोपदेश। ये भी संस्कृत बुक है और इसका अनुवाद अंग्रेजी में कर दिया गया। पहली भगवत गीता, इसके बाद हितोपदेश। नेक्स्ट, वारेन हेस्टिंग्स भारत का एकमात्र गवर्नर था जिस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। जब यहाँ से लौटा ब्रिटिश संसद में, अपने स्वदेश, तो ब्रिटिश संसद ने इस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। महाभियोग का मतलब होता है कि अगर पारित हो गया तो फांसी लटकाया जाएगा। वारेन हेस्टिंग्स भारत के एकमात्र गवर्नर था जिस पर बर्क यही बर्क था जिसने क्लाइव को बड़ी बड़ी नींवें रखने वाला कहा था। इस पर बर्क ने महाभियोग का मुकदमा दायर किया, परंतु संसद ने वारेन हेस्टिंग्स को सभी दोषों से मुक्त कर दिया। क्लाइव और वारेन हेस्टिंग्स शुरुआती गवर्नर हैं या गवर्नर जनरल हैं। इनसे हमेशा फैक्ट पूछे जाते हैं। और एक बात का विश्वास रखिए, मैं जितना भी पढ़ाऊंगा परीक्षा की दृष्टि से जो चीजें महत्वपूर्ण है वही मानकर पढ़ाऊंगा। किताबों में इतिहास की बहुत ज्यादा भरमार होते हैं फैक्ट्स की, और पूछता है यदा कदा एक उठा देता है या दो उठा देता है। इसलिए यहाँ से किताबों से पढ़ना बहुत ज्यादा स्वस्थकर नहीं होता है। खासकर जो पहले की किताबें जो आजकल हिट हैं, पहले की किताबें, उनसे पढ़ने पे इतने ज्यादा फैक्ट्स ठोसे गए होते हैं कि फैक्ट्स सारे के सारे आप याद कर ही नहीं सकते। मैं खुद ही नहीं याद कर पाता हूँ। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि सुलझाकर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहें और फैक्ट्स को आत्मसात करते रहें। ठीक है, नमस्कार।